very good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. Welcome to my channel, The Morning Man Abroad. असीम भारद्वाज, your host दोस्त, और ये वीडियो है The Current Situation in Thailand. और आज की जो ये वीडियो है काफ़ी लंबी हो सकती है क्योंकि काफ़ी चीज़ों के बारे में मैं बात करने लगा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं तेज़ बोलूँ थोड़ा सा और सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर डाल दूँ। ग्रेट, तो अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अब कोविड के हालात कैसे हैं, जो कि मुझे ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करने चाहिए वैसे देखा जाए, पर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना चीज़ों का ज़रूरी है, हालांकि सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। दूसरी चीज़, हम वेदर के बारे में बात करेंगे और आज की इस वीडियो में बहुत सारे टूरिज्म अपडेट हैं। कल आपको पता है अक्टूबर 1 को थाईलैंड खुल गया था विद फुल कैपेसिटी, थोड़ी सी उसकी बात करेंगे और क्या क्या तैयारियाँ थाईलैंड कर रहा है टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए कंट्री में, वो सब इस वीडियो के अंदर बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले आपको पता है क्या करना है, ये जो आप वीडियो देख रहे हो उससे बाहर जो रेड बटन दिया उस पर क्लिक करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा यहाँ पे कोविड केसेस से। यहाँ पे जो केसेस आए हैं टोटल वो हैं 839 केसेस। फ्राइडे का डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 839 न्यू केसेस आए हैं, इसमें से 9 डेथ हो चुकी हैं अभी तक थाईलैंड में। जिन लोगों का मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है टोटल लोगों का पूरे थाईलैंड में वो है 6462 6462। यहाँ पे अच्छी बात ये कि अभी मास्क मैंडेटरी नहीं है कहीं पे भी पहनना, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अभी भी उन्होंने ये रूल रखा हुआ है कि आपको मास्क पहनना पड़ेगा। इसके अलावा एक और अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे है कि थाईलैंड का एक यूनिवर्सिटी है, उसका मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा नाम, लेकिन फैकल्टी ऑफ मेडिसिन ने वहाँ पे एक नेज़ल स्प्रे इंट्रोड्यूस किया है कोविड को ठीक करने के लिए। और बेसिकली कि नॉस्ट्रल्स में आपको उसकी जो हैं 2 या 3 ड्रॉप्स डालनी पड़ती हैं, पर 3 बार से ऊपर आपने वो ड्रॉप्स अपने नेज़ल में नहीं डालनी। तो अगर आपको कहीं कोविड आपने कैच कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो आप उसे किसी भी स्टोर से ले सकते हैं। अक्टूबर 1 से ये भी अवेलेबल रहेगा स्टोर्स के अंदर। और मेक श्योर कि डैट यू डू नॉट यूज़ दिस ओवर 3 टाइम्स अ डे। ओके, चलिए आगे बात करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ वेदर से। और सबसे पहले हम स्क्रीन पे देखते हैं जो आने वाला हफ्ता है, अगले 7 दिन वो कैसे हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखें बैंकॉक का डेटा। ये अगले 7 दिनों का आपको जो है वेदर फोरकास्ट है जो मैं दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पटाया का देखते हैं कि पटाया में क्या हालात हैं। ओके, और इसके बाद स्क्रीन पे हम देखते हैं कि फुकेट में वेदर कैसा रहने वाला है अगले 7 दिनों के लिए। आगे हम बात करते हैं नोरू अपडेट की, क्योंकि हम वेदर की बात कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी कुछ 1-2 दिन पहले, उसमें आपको लाइव अपडेट दिया था। अब यहाँ पे हालात मौजूदा ये हैं कि शुरू करता हूँ मैं 26 सितंबर से। तो यहाँ 26 सितंबर को 48 प्रोविंसेस को वार्निंग दी गई थी और हाई अलर्ट पे रखा गया था कि काफ़ी रेनफॉल हो सकती है और फ्लैश फ्लड्स हो सकते हैं। इसमें से बैंकॉक आता है सेंट्रल रीजन के अंदर। नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, सेंट्रल ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न रीजन्स के अंदर प्रेडिक्शन दी गई थी कि हैवी रेनफॉल हो सकती है, और वो भी कितनी 70 to 80% ऑफ रेनफॉल वॉज प्रेडिक्टेड। फिर 28 तारीख को 11 प्रोविंसेस को हाई अलर्ट पे किया गया था, और 28 तारीख को सेम डे, मतलब एक प्रोविंस है उबॉन रचनाथानी जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को पड़ता है थाईलैंड के, और 4000 लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट किया गया था। वेंसडे की ये बात है। उसके बाद 29 को एक बंदा जो था उसकी मौत हो गई थी इस रीज़न की वजह से, so 1 person was killed। और हैवी रेनफॉल, फ्लडिंग जो था, मतलब कि प्रेडिक्ट किया गया था ऑल ओवर द कंट्री। फिर 30 तारीख को 64 प्रोविंसेस को हाई अलर्ट किया गया है इसमें, और इसमें फिर बैंकॉक आता है और भी कुछ प्रोविंसेस हैं, मुझे सारे नाम याद नहीं है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन से रीजन्स थे जो ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकते थे। और 30 तारीख को अच्छी खबर ये हुई, जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में नोरू अपडेट दिया था, लाइव अपडेट दिया था, उसमें आपको बताया था कि 30 तारीख के आसपास जो है ये जो स्टॉर्म है थोड़ा वीक हो जाएगा। तो काफ़ी लो प्रेशर रिकॉर्ड किया गया था, एंड जो विंड थी उसकी स्पीड थी कुछ 64 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और यहाँ पे अब इसको देखते हुए ये भी थोड़ा सा मतलब एक रिस्क बना हुआ है कि जो शाओ फ्राया रिवर है अक्रॉस द थाईलैंड, जहाँ से वो निकल के जाती है, वहाँ पे उसका लेवल भी राइज हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, इंक्लूडिंग बैंकॉक। और फुकेट भी जो है अब तैयारी कर रहा है नोरू के लिए, प्रिपेयर हो रहा है। अगर ज़्यादा रेनफॉल हो जाती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, तो किस तरीके से उन्हें देखनी है, तो उसकी तैयारियाँ वहाँ पे चल रही हैं साथ में। अगर किसी रीज़न की वजह से आप कहीं फंस जाते हैं या आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, माइनर इंजरी हो जाती है, मेजर कुछ हो जाता है, तो मैं आपको कुछ रिसोर्सेज, कुछ लिंक देने जा रहा हूँ, आप उसे स्क्रीन पे देख सकते हैं। कोशिश करूँगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिए छोड़ दूँ। तो ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है पुलिस का या फायर एम्बुलेंस का, 191
पुलिस का नंबर 191 है, फायर ब्रिगेड का 199 है, एम्बुलेंस का 1554 है, टूरिज़्म पुलिस का 1155 है, जो इंग्लिश फ्रेंच बोलते हैं और जर्मन लैंग्वेजेस में उनके पास इंटरप्रेटर्स हैं। फिर हाईवे पुलिस अगर आप उसे कांटेक्ट करते हैं तो 1193 उसका नंबर है। टूरिस्ट एक ऐप होती है जो कि मैंने एक अपनी इस करंट सिचुएशन इन थाईलैंड की सीरीज़ में शेयर भी किया था आपके बारे में डिटेल में। टूरिस्ट आई अलर्ट यू ऐप को अपने आप फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप एक टूरिस्ट हैं और कोई भी इंसिडेंट आप देखते हैं या आप कहीं खुद फंस जाते हैं तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो जो ऐप है वो डायरेक्टली टूरिस्ट पुलिस से लिंक्ड है, 1155 नंबर से लिंक्ड है जो कि एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर है इनका, ठीक है। और ट्रांसलेटर्स आपको मिल जाते हैं बहुत इजीली अगर आपको कोई हेल्प या असिस्टेंस चाहिए इसके रिगार्डिंग। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ट्रैवल अपडेट्स। और मुझे आज वो टाइम याद आ रहा है जब मैंने पहली बार थाईलैंड पे एक वीडियो बनाई थी। अक्टूबर 2021 में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक ट्रैवल अपडेट शेयर किया था। उसके बाद इतनी वीडियोज़ बनी हैं हर चीज़ पर और इतने चेंजेस देखे मैंने खुद कि इट वॉज़ एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल टू डू अ वीडियो ओवर एंड ओवर अगैन। और लोगों ने देखी भी वो वीडियोस, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया। और आज मुझे वो टाइम याद आ रहा है और एक आज का टाइम मुझे याद आ रहा है जब फुकेट सैंडबॉक्स पे मैंने अपनी पहली वीडियो अपने चैनल के थ्रू बनाई थी। इट रिसीव्ड अ ह्यूज रिस्पांस और उस वक्त बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस और क्लॉजेस थे फुकेट सैंडबॉक्स के अंदर, आपको पता है। और चीज़ें बहुत मुश्किल थी, SHA+, और पता नहीं क्या क्या। फिर टेस्ट एंड गो आया, उस पर बहुत वीडियोस बनी, थाईलैंड पास पे बहुत वीडियोस बनी एंड आई थिंक आई हैव ओवर 100 वीडियोस ऑन माई चैनल जस्ट फ्रॉम थाईलैंड। और नाउ टुडे द डे हैज़ कम व्हेन थाईलैंड इज़ फुली ओपन्ड विथ फुल कैपेसिटी फॉर एवरीवन, ठीक है। 1 अक्टूबर से खुल गया है और यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल अब आपका, अगर आप अब एंटर करते हैं 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, कल से जो है 30 दिनों का वीज़ा ऑन अराइवल आपका लगेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। मार्च 2023 तक है। वीज़ा फ्री के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जानकारी नहीं है अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और कहीं से नहीं मिलेगी आपको। और बहुत मुश्किल है कि वीज़ा फ्री किया जाएगा इस साल, क्योंकि आपको पता है कि वी आर ऑलरेडी एंटर्ड अक्टूबर और नवंबर दिसंबर, बस साल ख़त्म हो रहा है। इसके बाद कोई वैक्सीन के सर्टिफिकेट अब आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं, कोविड रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिसे हम कहते हैं। आप वैक्सीनेटेड हैं, अच्छी बात है, वैक्सीन की सर्टिफिकेट ज़रूर लेके चलें, खासकर जब आप थाईलैंड छोड़ के किसी और कंट्री में जा रहे हैं तो वहाँ चांस ना लें, इसलिए ज़रूर कैरी करें। ठीक है, थाईलैंड ने मना कर दिया है पर कोई वैक्सीन सर्टिफिकेट्स नहीं चाहिए। नेगेटिव AT के टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होंगे अगर आप सिम्टोमेटिक हैं या आपको कोविड हो ही गया है। RT-PCR टेस्ट नहीं दिखाना आपको कोई भी, अगर आप इंडिया से चलने लगे हैं। और इसके अलावा बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये है कि टूरिज़्म को बहुत अच्छी तरीके से इस पे पकड़ बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए हैं इसको देखते हुए, जब से इन्होंने फुल रीओपनिंग शुरू की है। दे आर गियरिंग अप नाउ, और पॉलिटिकल बिजनेस मीटिंग्स हो रही हैं, स्पोर्टिंग इवेंट्स हो रहे हैं, थीम पार्क्स वगैरह जो है उन्हें एस्टैब्लिश किया जा रहा है, एनहेंस किया जा रहा है। टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड कैंपेन्स रन कर रहा है, विजिट थाईलैंड 22-23 का नया कैंपेन। अमेजिंग न्यू चैप्टर्स इन्होंने पहले ही शुरू कर दिया था, कुछ टाइम पहले, 5-6 महीने पहले शुरू कर दिया था। फ्लाइट की फ्रिक्वेंसीज बहुत इंप्रूव की जा रही हैं, आर्ट गैलरीज पे जोर दिया जा रहा है, कल्चर पे जोर दिया जा रहा है। और रिसेंटली अभी दे आर होल्डिंग 60th APAC टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग उसे कहा जाता है, वो भी चल रहा है इवेंट। वेजिटेरियन फेस्टिवल इवेंट चल रहा है जो कि लगभग कुछ 2 अक्टूबर या 5 अक्टूबर के बीच में कंप्लीट हो जाएगा। आगे हम थोड़ी बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। थाई एयरवेज ने विंटर फ्लाइट्स का शेड्यूल, रोस्टर जो है शेयर कर दिया, और ये जो ट्रैवल पीरियड रहेगा आपका अक्टूबर 30 से मार्च 25 तक का रहेगा। इसके अंदर क्या है कि 34 फ्लाइट्स ये स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम थाईलैंड टू यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। अब मैं सिर्फ एशिया की बात करता हूँ, इंडिया की बात करता हूँ। सारी फ्लाइट्स बैंकॉक से चलेंगी थाई एयरवेज की, बट हाँ रोस्टर चेंज हो सकता है, शेड्यूल चेंज हो सकते हैं, दे आर सब्जेक्ट टू चेंज ऑलवेज। तो एक तो बैंकॉक कोलकाता की फ़्लाइट है, डेली फ़्लाइट चलेंगी, जनवरी 1, 2023 से ही शुरू होंगी। बैंकॉक चेन्नई की फ़्लाइट डेली रहेगी, बैंकॉक हैदराबाद की फ़्लाइट एक डेली रहेगी, बैंकॉक बैंगलोर की फ़्लाइट एक डेली रहेगी, बैंकॉक न्यू दिल्ली की फ़्लाइट डेली फ़्लाइट रहेगी, मतलब कि 22 फ़्लाइट्स पर वीक। सबसे ज़्यादा फ़्लाइट सिर्फ दिल्ली से चलने लगी हैं। फिर उसके बाद जो बैंकॉक मुंबई की फ़्लाइट देखें तो डेली फ़्लाइट रहेगी और उसकी कैपेसिटी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी 11 फ़्लाइट्स पर वीक स्टार्टिंग जनवरी 2023 राइट। बैंकॉक ढाका की फ़्लाइट डेली फ़्लाइट चलेंगी 10 फ़्लाइट्स पर वीक, बैंकॉक लाहौर
कि डेली फ़्लाइट्स चलेंगी। काफ़ी पाकिस्तानी ब्रदर सिस्टर्स और बांग्लादेशी ब्रदर एंड सिस्टर्स देखते हैं हमारी वीडियोस, तो उनके लिए बता रहा हूँ। डेली फ़्लाइट्स 5 फ्लाइट्स पर वीक, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे और सैटरडे चलेंगी। फिर बैंकॉक इस्लामाबाद की फ़्लाइट 4 फ्लाइट्स चलेंगी पर वीक। इसमें मंडे को फ़्लाइट उड़ेगी, वेंसडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को। बैंकॉक कराची की फ़्लाइट डेली फ़्लाइट रहेगी। और जो लोग खासकर, अब मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको आगे, जो लोग ट्रांजिट करना चाहते हैं वाया बैंकॉक, किसी और प्रोविंस में जाते हैं, या मतलब ये समझ लीजिए कि अगर आप वापस मतलब किसी और कंट्री से घूम के बैंकॉक में कुछ दिन स्पेंड करना चाहते हैं, तो ट्रांजिट फ़्लाइट अगर जो आप ले सकते हैं वो है बैंकॉक हांगकांग की। 2 फ्लाइट्स चलेंगी हांगकांग से। बैंकॉक सिंगापुर की 3 फ्लाइट्स रहेंगी यहाँ पे। बैंकॉक जकार्ता की 2 फ्लाइट्स रहेंगी। बैंकॉक दानपेसर मतलब बाली की रहेंगी डेली फ़्लाइट 1। बैंकॉक कोलालमपुर की फ़्लाइट 2 चलेंगी। बैंकॉक मैनिला की फ़्लाइट 2 चलेंगी। तो अगर आप इन कंट्रीज़ के अंदर हैं और आप बैंकॉक कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो आपके पास थाई एयरवेज का प्रोविज़न रहेगा। फुकेट टैक्सी इंसिडेंट एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, परसों की ये न्यूज़ है कि कुछ पैसेंजर्स ने जो बाहर से अराइव किया था थाईलैंड से, उन्होंने एक मिनी वैन बुक की ऑनलाइन, और जैसे ही वो बोर्ड उन्होंने किया मिनी वैन को एयरपोर्ट से, तो उन्हें उतार दिया गया मिनी वैन से। तो एग्जैक्टली इंसिडेंट ये है कि एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ ने आके उनसे ज़बरदस्ती उनको कैब से उतारा। क्या रीज़न था, उन्होंने जो पुलिस अथॉरिटीज़ ने रीज़न दिया, स्टेटमेंट दी है, काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया इसके रिलेटेड, वो ये था कि जितने भी मिनी वैन्स आती हैं एयरपोर्ट, वो रजिस्टर्ड नहीं है एयरपोर्ट के साथ, विच इज़ आई थिंक कुड बी द केस, बिकॉज काफ़ी जो ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा चलता है थाईलैंड में, आपको पता है, हर जगह, हर प्रोविंस के अंदर। फुकेट भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो इसलिए उन पैसेंजर्स को उतार दिया गया। अब पर मैंने ये चीज़ खुद भी पर्सनल फ्रंट पे भी नोटिस की है, और मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ बैड इमेज ऑफ फुकेट, लेकिन मेरे केस में थोड़ा मेरा केस डिफरेंट था। मैं रात को, मतलब कि शाम को 8:30 बजे पहुंचा था। मैंने मिनी वैन बुक की थी ऐसे ही, और मेरे कुछ 180 थाई बाट लगे थे उसके अंदर, और 2 घंटे उन्होंने मुझे बैठाया, क्योंकि उनकी जो पैसेंजर्स थे पूरे, उनकी जो सीट्स थी फुल नहीं हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बाद में कहा टैक्सी ले लो। तो एक ज़ोर ये ज़रूर रहता है फुकेट के अंदर कि वो आपको इंसिस्ट ज़रूर करते हैं टैक्सी लेने के लिए। तो एक थोड़ी छोटी सी क्लिप है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सारी जो पैसेंजर्स हैं पूरे हो जाए, मतलब 7-8 हो जाए, 5 हो गए थे और शायद 3 और बाकी थे जो उनको अभी नहीं मिल रहे थे। उन 3 पैसेंजर्स के लिए वेट करते करते टाइम हो गया एयरपोर्ट पे 1.5 घंटा, 2 घंटा, रात हो गई, 9:30 बज गए, 9:45 बजने वाले थे। और बाद में उन्होंने कहा कि अभी जो है हम पूरे पैसेंजर्स नहीं कर पा रहे हैं वैन के लिए, तो वैन नहीं जा सकती। मुझे बड़ी हैरानी हुई इस चीज़ की, और मैंने बोला कि ठीक है, अगर 5 जने हैं तो ठीक है, आप ले जाओ उनको, यार क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला नहीं, टैक्सी आपको करनी पड़ेगी, इंडिविजुअली हम आपको टैक्सी करवा देते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है हमारे पास पटाया की तरफ से। तो जो पटाया के मेयर हैं, उन्होंने जितने भी शैक्स थे, जितने भी वेंडर्स थे जो बीच के आसपास बैठते हैं, उनकी प्राइसेस और उनके जो आवर्स हैं, ऑपरेटिंग आवर्स हैं, उन्हें फिक्स कर दिया है। मतलब लीगल सेलिंग आवर्स आप इसे कह सकते हैं। तो अगर आप एक नॉर्मल बीच चेयर लेते हैं, उसका प्राइस वगैरह आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा, 50 बाट पर डे है। अगर आप लंबी रिक्लाइनिंग चेयर्स लेते हैं, उसका मतलब आपको 100 बाट पर डे पड़ सकता है। अगर आप स्विम रिंग लेते हैं, छोटी बच्चों की जो होती है, 50 बाट की पड़ेगी। बिग लेंगे तो वो 100 बाट की पड़ेगी। जो इनके टाइम रहेंगे ऑपरेटिंग आवर्स, वो रहेंगे सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। लेकिन आपको पता है कि पटाया फायरवर्क्स फेस्टिवल है, एक लॉय क्राथोंग करके एक फेस्टिवल होता है, उसको सामने रखते हुए 2 घंटे और टाइम आगे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। मतलब रात के 10 बजे तक ये लोग ऑपरेट कर सकते हैं बीचेस पे। इसके अलावा एक अच्छी खबर ये है कि आपको पता है कि वेजिटेरियन फूड फेस्टिवल चल रहा है हर जगह, तो पटाया भी आप जाके अटेंड कर सकते हैं। फ्री वेजिटेरियन फूड मिल सकता है आपको अक्टूबर 5 तक। तो अगर आप वहाँ पे हैं तो ज़रूर उसको यूटिलाइज़ करें। उसका एड्रेस मैं आपको देने जा रहा हूँ। सवांग बोरी बून करके एक थाई चाइनीज़ फाउंडेशन है, बैंग लेमुंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर। आप ढूंढ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। और वहाँ पे क्या है कि आप फ्री मील्स, वेजिटेरियन मील्स खा सकते हैं अक्टूबर 5 तक। आपको जाना है, लास्ट डे अक्टूबर 5 है। 300 लोगों को वो हॉल के अंदर अकोमोडेट कर सकते हैं पर सिटिंग। और इनके जो टाइमिंग्स है मॉर्निंग के, वो हैं सुबह 8:30 से लेके 9:30 बजे तक मॉर्निंग में। आफ्टरनून में है दोपहर के 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक। और इवनिंग में है टाइम 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक शाम के। नेक्स्ट अपडेट, एक और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग अपडेट है डी मनी। अब डी मनी एक नई ऐप है जो कि बहुत पहले से न्यूज़ में है, पिछले 1 साल से ही न्यूज़ में है। और फाइनली दिस हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड, इट्स ऑफिशियल कि नाउ यू कैन सेंड मनी फ्रॉम
Thailand to India or any other countries. In fact, you can send money to say 34 countries now. ठीक है, और अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि आप क्या इसे यूज़ कर सकते हैं बीइंग एन इंडियन, बीइंग अ फॉरेनर. येस यू कैन. और आपको करना ये है कि पहले आपको रजिस्टर करना है, उसकी मेंबरशिप वेरिफिकेशन करनी है और वो ऐप के थ्रू ही उनकी हो जाती है. क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एक फॉरेनर के, अगर आप शॉर्ट टर्म विजिटर हैं, वर्क परमिट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, एक टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ, तो आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा. वीज़ा आपके पास मिनिमम 15 दिनों का होना चाहिए और आपको पता वीज़ा ऑन अराइवल ही 30 दिनों का है अब, और स्टिकर वीज़ा 60 दिनों का मिल जाता है. और जो वर्क परमिट है, अगर आपके पास वर्क परमिट है, आप वहाँ काम करते हैं तो आप वो लगा सकते हैं. नहीं तो टूरिस्ट के केस में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं. ठीक है, लोकल ड्राइविंग लाइसेंस अपनी कंट्री का लगा सकते हैं. मैंने उनसे कंफर्म किया है. जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो एक बिजनेस डे के अंदर का टाइम लगेगा, आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा एक बिजनेस डे के अंदर. और शाम के 4 बजे से पहले, लोकल टाइम जो बैंकॉक का होगा, बीके के टाइम के हिसाब से 4 बजे से पहले वो ट्रांजैक्शन आपके इंडिया के अकाउंट में, जिसको भी आप भेज रहे हैं, उनको चली जाएगी. अच्छा, अच्छी बात यहाँ पे है कि जो आपका जो भी फैमिली मेम्बर है या फ्रेंड है, अगर इंडिया में रहता है तो उसे डी मनी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है अपने ऐप में. उसके अकाउंट में डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि आपको अकाउंट नंबर फिल करना पड़ेगा उस ऐप के थ्रू. अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग इंडिया से भेजना चाहते हैं, कोई इमरजेंसी फंड्स भेजना चाहते हैं थाईलैंड में, तो उसके लिए आप मनीग्राम यूज़ कर सकते हैं. और ये भी मुझे उन्होंने बताया. और कैश टू कैश ट्रांसफ़र है, ये इंडिया टू थाईलैंड आप कर सकते हैं ट्रांसफ़र. 4 से 5 वर्किंग डेज़ यहाँ पे लगेंगे टू सेंड द पेमेंट. ठीक है. एंड इन द केस ऑफ क्रेडिट कार्ड, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, मास्टर वीज़ा कार्ड, उसके आपके जो चार्जेस हैं वो $20 ट्रांसफ़र फीस लग सकती है, जो कि कुछ 1600 या 1700 रुपये बन गई. डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको 80 सेंट्स का ट्रांजैक्शन पड़ सकता है. अगर आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 25 सेंट्स का पड़ सकता है. लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रहे आपको कि अगर आप कहीं डॉलर में करने लगे हैं ट्रांजैक्शन तो बच के रहें, बिकॉज थाई बाट की वैल्यू जो है अभी इट्स लाइक 38 अगेंस्ट US डॉलर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16 ईयर्स. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थाईलैंड एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्लान के बारे में. बहुत इंटरेस्टिंग है. तो यहाँ पे बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने फास्ट कर दिया ये प्रोसेस और कंस्ट्रक्शन और रीओपनिंग. तो कराबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आपको पता है, साउथ थाईलैंड के अंदर, वो उसको भी एक्सपैंड कर रहे थे बहुत पहले, साल पहले एक न्यूज़ भी आई थी. खॉन कैन एयरपोर्ट है नॉर्थ ईस्ट के अंदर. माई सॉथ एयरपोर्ट है जो कि बर्मीज़ी बॉर्डर को लगता है, तो उसको भी एक्सपैंड कर रहे हैं. That will help them to bring more people from Burma, Myanmar, all that, right? और बेतोंग एयरपोर्ट है जो याला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये मलेशियन साउथ में ही पड़ता है, ये मलेशियन बॉर्डर को टच करता है. आगे मैं अगर सिर्फ स्वर्णभूमि एयरपोर्ट की बात करूं तो दे आर ट्राइंग टू अकोमोडेट 120 मिलियन पैसेंजर्स ईच ईयर. जो करंट कैपेसिटी है वो सिर्फ 45 मिलियन पीपल की है पर ईयर. एयरपोर्ट के अंदर जो है और गेट्स खुलने लगे हैं, मतलब कि 51 गेट्स हैं और उसको बढ़ा के 79 गेट्स हो जाएंगे. और एक तीसरा रनवे बन रहा है जो कि रनवे 1 और रनवे 2 को कनेक्ट करेगा. और यहाँ पे जो कैपेसिटी 2 रनवेज की पर आवर की वो 68 फ्लाइट्स पर आवर की है, जो कि अब बढ़ के 94 मतलब कि फ़्लाइट्स पर आवर हो सकती है. डॉन म्यूंग के भी एक्सपेंशन प्लान्स कुछ कम नहीं है यहाँ पे, और दे आर ट्राइंग टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा 18 मिलियन ट्रैवलर्स ईच ईयर. और जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है उसकी वो है 30 मिलियन एज ऑफ नाउ, जो फिगर्स मेरे पास हैं इस वक्त. और डॉन म्यूंग का जो एक्सपेंशन प्लान है दैट इज़ टू ऐड एडिशनली 12 गेट्स. यूतापाओ एयरपोर्ट रेयोंग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ऑल्सो मतलब इट कनेक्ट्स टू पटेया एज वेल, तो वो भी उसका भी एक्सपेंशन और उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है एज़ पर आई नो. और टूरिज़म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड, सॉरी टूरिज़म एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड, उनका कहना ये है कि बैंकॉक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे 200 इंक्रीज ट्रैफिक में देखा गया. इट्स वेरी मच इन न्यूज़ इन फैक्ट. और अक्टूबर 2021 और अगस्त 2022 तक स्वर्णभूमि एयरपोर्ट ने 1,68,421 फ़्लाइट्स को मतलब जो है मैनेज किया है यहाँ पे. और 58% जो इंक्रीज़ है पिछले साल से कंपैरेटिवली देखी गई है इस साल. आगे मैं बात करता हूँ कि नाइट वेन्यूज़ के और टेम्पल्स के, म्यूज़ियम्स के जितने भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं उनके टाइम अब एक्सटेंड किए जा रहे हैं, खासकर बैंकॉक में. तो अभी जो करंट क्लोजिंग टाइम है नाइट वेन्यूज़ का वो रात के 2 बजे तक है या सुबह के 2 बजे तक आप कह सकते हैं. और इसको बढ़ा के अब 2 घंटे आगे मतलब कि सुबह के 4 बजे तक कर दिया जाएगा. सो थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल वेरी सून. जितने भी लाइसेंस पब्स हैं, नाइट लाइफ वेन्यूज़ हैं टूरिस्ट एरियाज़ के अंदर, उनका जो टाइम है एक्सटेंड किया जाएगा. एंड दिस विल हेल्प पीपल टू स्टे लॉन्गर इन द सिटी एंड रिलैक्स ऑफ कोर्स. ठीक है, तो एक सिटी में वो ज़्यादा टाइम बिता पाएंगे और वहाँ पे इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिलेगा सब चीज़ों को देख के. और जो टूरिज़म अट्रैक्शंस हैं स्पेशली जितने भी वेन्यूज़ हैं
टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो शॉ फ्राई रिवर के साथ लगते हैं, उन्हें जो है मतलब मिडनाइट तक खोला जाएगा। तो इसको करने का मकसद ये है क्योंकि अभी इट्स अ राइट टाइम टू डू इट, क्योंकि वेदर जो थाईलैंड में अच्छा है, मतलब ठीक है रेनी है, फ्लड्स आ गए हैं वो बात अलग है, लेकिन मौसम ठंडा है। दूसरी चीज़ ये है कि दिस कैन हेल्प पीपल टू प्लान बेटर टू अवॉइड ट्रैफिक कंजेशंस अराउंड द सिटी। तो आप अपनी एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंगली शाम को प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे तक आपके पास टाइम होगा, राइट। और यहाँ पे काफ़ी डेकोरेटिव लाइट्स वगैरह जो हैं शॉ फ्राई रिवर के आसपास जो हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए लगाई जाएंगी। तो एक उनका एक अपना मूव है अपने आप में। और आगे थोड़ी फुकेट की बात करता हूँ। यहाँ पे 4 मिलियन डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट्स ने विजिट किया है 2022 तक, मतलब टिल टुडे 2022 के अंदर 4 मिलियन विजिटर्स कर चुके हैं और ये 66 बिलियन बाट का बिजनेस दे चुके हैं फुकेट को। सिर्फ 1,20,000 विजिटर्स ने विजिट किया बिटवीन जस्ट मई एंड सितंबर। तो आप सोच सकते हैं, मई में मैं भी गया था, तो मई से सितंबर के बीच में 1 लाख विजिटर्स ने विजिट किया है। ऑस्ट्रेलियंस जो हैं उन्होंने 60,000 विजिटर्स ने विजिट किया है बिटवीन मई टू सितंबर। और एक एवरेज जो बनी हुई है यहाँ पे एक टूरिस्ट की अराइवल की पर डे, वो है 3 से 5,000 टूरिस्ट पर डे। मतलब कि अगर देखा जाए तो इट इज़ स्टिल एट द 40%। अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो दे आर स्टिल एट 40%। बाकी जितना भी कंट्रीब्यूशन है 85% वगैरह या 80%, वो बेसिकली डोमेस्टिक टूरिज्म का ही है अभी भी। और एक अच्छी खबर कि अगर आप फुकेट में हैं अभी तो डोंट फॉरगेट टू अटेंड द वेजिटेरियन फेस्टिवल इन फुकेट। अक्टूबर 4 तक ये इवेंट रहेगा, तो आप इसे ज़रूर अटेंड करें। तो ये थे गाइज इस वीडियो के अंदर कुछ थोड़े से अपडेट्स आप लोगों के लिए। आई होप ये वीडियो लंबी नहीं हुई एंड आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सारे अपडेट्स आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे तो यार क्या करना है, प्लीज़ कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। ठीक है, आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। सी यू।